So this is lecture number 10 of GOC1, and in this lecture we will complete the mesomeric effect and we will start with hyperconjugation, and then at last we will study about heat of hydrogenation. पहले तो हम बात करते हैं कि बेंजीन रिंग पे मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम आपके पास तीन स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं आपके सामने, तो ध्यान से देखिएगा। एक आपके पास बेंजीन है। देखिए आपके पास है बेंजीन, एनिलीन एंड बेंजिल्डिहाइड। तो ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आपके पास ये है एनिलीन और ये है आपके पास बेंजीन। अब ध्यान से सुनिए, जो एनिलीन है इसमें NH2 ग्रुप अटैच्ड है। बेंजीन पे NH2 ग्रुप को एनिलीन बुलाते हैं। अब देखिए आप, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे आएगा। तो अगर हम इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। NH2 यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड। अब देखिए ये पाई बॉन्ड जो है ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, फिर ऑर्थो, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज और फिर ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर प्लस M ग्रुप अटैच्ड है, प्लस M ग्रुप अटैच्ड होने का मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बुलाते हैं। तो क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन आप बेंजिल्डिहाइड में देखिए, तो बेंजिल्डिहाइड में बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच्ड है ये है -M ग्रुप। क्या, कौन सा ग्रुप है? -M ग्रुप। ये -M ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने से क्या होगा, देखिए ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, ये H, ये फिर पार्शियल बॉन्ड, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। यानी कि क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर प्लस M ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो पैरा पे। इस पोजीशन को बुलाते हैं ऑर्थो और इस पोजीशन को बुलाते हैं पैरा। इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करे तो ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के केस में तो कहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बेंजीन पे अगर प्लस M ग्रुप है तो ये प्लस M ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे नहीं जुड़ेगा। सिमिलरली जो अगर बेंजीन पे -M ग्रुप अटैच्ड है, तो ये -M ग्रुप क्या करता है, बेंजीन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्लस M इफेक्ट ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम क्या कहते हैं कि जो प्लस M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है
इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऐसा नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप क्या करता है, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि आप ऑर्थो या पैरा पे जुड़िए। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। लेकिन माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है ऑर्थो पैरा पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पे अटैच होता है। तो इसीलिए माइनस एम इफेक्ट को हम बोलते हैं कि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इतना समझ में आया? अब ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ रहा है, इसका ये कतई नहीं मतलब है कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे भी लग रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो एम इफेक्ट है ये हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही अपना इफेक्ट डालता है। मेटा पे देखिए इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है तो ऑर्थो पैरा पे, पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है तो ऑर्थो पैरा पे। मेटा पे मेसोमेरिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, तो अगर हम बात करते हैं ऑर्थो और पैरा पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो बराबर है, ठीक है। और अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो सिंस यहाँ पे ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशन जो है इस ग्रुप के पास है, तो इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑर्थो पोजीशन विल बी ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट एट मेटा पोजीशन विल बी ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट एट पैरा पोजीशन। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हेलोजन का केस सुनिए। हेलोजन मान लेते हैं आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर आपके पास हेलोजन लगा हुआ है। आपको पता है हेलोजन में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो हेलोजन प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो अगर प्लस एम इफेक्ट की तरह हेलोजन काम कर रहा है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा हेलोजन। लेकिन आपने पढ़ा था कि हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट पे। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि हेलोजन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ हम बोलेंगे सिंस इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इसको बुलाते हैं वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बुलाते हैं? वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। समझ में आया आपको? ये याद रखिएगा पॉइंट। अब हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जिसको एच इफेक्ट भी बुलाते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट भी बुलाते हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बुला लीजिए, इसको बेकर नाथन इफेक्ट बुला लीजिए। बेकर नाथन इफेक्ट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि दो साइंटिस्ट थे बेकर और नाथन, जिन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन को डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट हुआ तो फिर वो वापस नहीं जा सकता, इसलिए इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस और बेकर नाथन इफेक्ट। अभी हम बात करेंगे कि वाई इट इज कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। बेकर नाथन इफेक्ट तो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि दो साइंटिस्ट के नाम पे दे दिया गया। अच्छा, अब ध्यान से समझिए कि कैसे हम डिफाइन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को। तो सुनिए, अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के डेफिनेशन को समझने के लिए आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, ठीक है। इसमें आपको केटाइन नजर आ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, या तो आप यहाँ केटाइन लिखिए या यहाँ पे फ्री रेडिकल लिखिए या यहाँ पे पाई बॉन्ड डाल दीजिए या यहाँ पे किसी केस में बेंजीन भी डाल सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बेंजीन कौन से केस में आएगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई, या तो पॉजिटिव, फ्री रेडिकल, पाई या बेंजीन, इन चारों में से कोई एक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, देखिए जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपको ये सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा होगा, तो क्या होता है
इस सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आता है या फ्री रेडिकल के पास आता है या पाई बॉन्ड के पास आता है या बेंजीन के पास आता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड या बेंजीन, इसी को बुलाते हैं H इफेक्ट। समझ में आया आपको? अच्छा ध्यान से सुनिए, होगा क्या इसमें। अब इसमें क्या होगा, आपको पता है कि CH2 पॉजिटिव में आपको पता है एक वैकेंट p ऑर्बिटल खाली होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आ जाएगा इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ आया तो देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ये हाइड्रोजन तो ऐसा ही रहेगा, ये हाइड्रोजन ऐसा ही रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन सब खाली हो गया तो यहाँ बचा आपके पास H+। अब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को हमने इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर दिया था। तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड CH2। क्या आपको ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, रेजोनेंस करवाए हैं, इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बुलाते हैं। सिमिलरली देखिए ये CH सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पे जा सकता है, ये CH सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ पे जा सकता है, यानी कि यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। हम एक ही बना रहे हैं, अभी हम चेक भी कर लेंगे। तो क्या यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? हाँ, तो इस तरह के अगर आपके पास कार्बोकैटाइन है तो जो CH बॉन्ड का सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होता है, तो इसको बुलाते हैं सिग्मा p ओवरलैपिंग। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, CH2 यहाँ पे फ्री रेडिकल है। तो अब देखिए क्या होगा, इसके पास है वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन टूट करके इस हाइड्रोजन पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। तो आप देखिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर, CH और यहाँ पे हाइड्रोजन पे एक लोन पेयर, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ फिर डबल बॉन्ड CH2। तो ये कुछ बन जाएगा, ये बनेगा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन केस ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहाँ भी देखिए कि CH सिग्मा बॉन्ड जो है, जो कंप्लीटली फील्ड है, ये जा रहा है हाफ फील्ड p ऑर्बिटल में। ये देखिए p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था तो इसको हाफ फील्ड p ऑर्बिटल बुलाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा फील्ड इलेक्ट्रॉन, उसका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है विथ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए, हाइपर कॉन्जुगेशन अभी हमने पढ़ा कार्बोकैटाइन और फ्री रेडिकल में। तो आप देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, H इफेक्ट होने के लिए एटलीस्ट आपको एक अल्फा H कहने का क्या मतलब है, देखिए अभी आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया था H और यहाँ पे था CH2 पॉजिटिव। तो देखिए ये कार्बोकैटाइन के बगल वाला जो कार्बन है इसको बुलाते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसको बुलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, और नो अल्फा H नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसको लिखते हैं नो अल्फा H नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये याद रखिएगा, है ना, एटलीस्ट एक अल्फा H होना चाहिए। तो हमने पढ़ा हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अब हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन पाई बॉन्ड। कैसे, देखिए सुनिए। सो हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन पाई बॉन्ड। तो देखिए
ये आपको पाई बॉन्ड नज़र आ रहा है, CS डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमने ऑर्बिटल इसका दिखाया है। और ये देखिए आप, अब ध्यान से सुनिए क्या होगा, ध्यान से सुनिए क्या होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, देखिए जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा होगा डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनेगा और जो बचा हुआ होगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको पाई स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा। CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। तो इस ओवरलैपिंग को हम बुलाते हैं सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन, और ये है हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आया। अब अगर ये बॉन्ड टूट करके आया यहाँ पे, तो देखिए क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था। अब ये हाइड्रोजन तो ऐसे यहाँ पे H+ हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड का सारा इलेक्ट्रॉन चला गया। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड CH, और ये इस पे टूट के जाएगा, तो ये बनेगा CH2 नेगेटिव। तो ये कुछ बनेगा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, सेम इसके साथ में, सेम इसके साथ में भी। ठीक है, तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। अब अगर मान लेते हैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर लिख के दे दिया CH और इसके साथ आपको लिख के दे दिया CH2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ये कार्बो एनाइन है। और मैंने आपको डेफिनेशन में, जब हम हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन कर रहे थे, तो मैंने आपको डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोला था कि अगर आपको CH के साथ या तो कार्बोकैटाइन मिले, या फ्री रेडिकल मिले, या पाई बॉन्ड मिले, या बेंजीन मिले। मैंने आपको इसमें कार्बो एनाइन नहीं लिखाया था। इसका नहीं लिखाने का मतलब था कि ये जो CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, आप किस में भेजोगे इस CH सिग्मा बॉन्ड को। ये तो कंप्लीटली फील्ड है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये CH सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। तो इसीलिए कार्बो एनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। नो हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बो एनाइन। तो ये याद रखिएगा, है ना। अब ध्यान से सुनिए, जो H इफेक्ट है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। चाहे आप इस CH सिग्मा बॉन्ड को लेके आइए, वो तो डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करता। तो हम ऐसा बोलते हैं कि H इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो H इफेक्ट जो है, इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। याद रहेगा, ठीक है। अब हमने देखिए सिग्मा P के साथ में भी ओवरलैप किया था, सिग्मा पाई के साथ भी ओवरलैप किया था। तो इसीलिए हम H इफेक्ट को सिग्मा P कॉन्जुगेशन भी बुलाते हैं या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बुलाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपसे बात किया था कि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट में ट्रीटियम का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, ड्यूटेरियम का, और फिर प्रोटियम का सबसे कम होता है। और Ct3 की बात कर रहे थे, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट, I इफेक्ट की बात करते हैं, Ct3 का ज़्यादा, फिर Cd3 का ज़्यादा, फिर CH3 का। लेकिन अगर आप H इफेक्ट की बात करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, H इफेक्ट में हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का ज़्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, फिर ट्रीटियम का। और इसमें CH3 का ज़्यादा, फिर CD3 का ज़्यादा, फिर Ct3 का ज़्यादा। तो याद रह जाएगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, बेसिकली कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। एक मॉलिक्यूल आपको लिख के दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप चेक करिएगा कि जितना ज़्यादा उसमें अल्फा H होगा, उतना उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं।
सो एच इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पी और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो ट्रीटियम का ज़्यादा ड्यूटेरियम से, ड्यूटेरियम का ज़्यादा प्रोटियम से, और Ct3 का इंडक्टिव इफेक्ट Cd3 से और उसका CH3 से। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में इसका ठीक उल्टा होता है, प्रोटियम का हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा ड्यूटेरियम से और ट्रीटियम से। सिमिलरली CH3, CD3 और Ct3 में ये आएगा। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, उसमें जितना अल्फा एच होगा। जैसे ये देखिए, इसमें कैटाइन के बगल में जो कार्बन है इसमें 3 अल्फा एच है, नंबर ऑफ अल्फा एच 3 है, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड होगा 3। इस कार्बोकैटाइन में देखिए 3 3 6 3 9 अल्फा एच है, तो इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे जिसमें CH सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा। डन। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें देखिए आप जो कार्बोकैटाइन दिया गया है तो आपको एडजेसेंट अल्फा कार्बन पे देखना है अल्फा एच। तो आपके पास 4 एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए आप देखिएगा तो 3 अल्फा एच हैं, इसमें 2 अल्फा एच है, कार्बोकैटाइन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे देखना है। इसमें देखिए एक ही अल्फा एच है और इसमें देखिए 0 अल्फा एच है। तो हम बोलते हैं कि अगर आप बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बोकैटाइन में 3 CH3 प्लस आई ग्रुप है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। लेकिन एच इफेक्ट की बात करिए तो एच इफेक्ट यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उसका ज़्यादा होगा, जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उतना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी होगा। तो सबसे ज़्यादा अल्फा एच इसमें है, तो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यानी कि माइनस एच इफेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको एल्कीन दिख जाए, क्या दिख जाए? एल्कीन। पहली बात, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एल्कीन में देखने को मिलता है। एल्कीन के एडजेसेंट कार्बन पे अगर आपको CH3 ग्रुप दिख जाए, कौन सा ग्रुप दिख जाए? CH3। CH3 बोले तो कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड, देखिए 3 हेलोजन है, तब यहाँ पे आप रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सोचिएगा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के वो ले जाएगा। तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एल्कीन के साथ अगर CH3 हेलोजन अटैच है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। देखिए पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, पाई इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के निकल जाने से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, देखिए क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये टूट करके यहाँ आया, यहाँ पाई बॉन्ड बना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया। सिमिलरली आप इस दोनों के साथ भी बना सकते हैं। तो अगर आप एल्कीन के साथ CH3 ग्रुप जोड़ते हैं तो यहाँ प्लस एच इफेक्ट काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये एल्कीन पे। लेकिन एल्कीन के साथ आपने जोड़ दिया CH3 ग्रुप, देखिए X के जगह हम क्लोरीन लिए हैं, तो यहाँ माइनस एच इफेक्ट काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कैसे? देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो लेके चला गया, अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये बॉन्ड टूट करके इधर आया, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो ये होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आपको याद रखना है कि एल्कीन में ऑब्जर्व होता है, और कब ऑब्जर्व होता है? जब एल्कीन के बाजू में CH3 ग्रुप अटैच्ड हो। यस और नो? अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। पहला एप्लीकेशन सुनिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, और इसी के साथ साथ हम अटैच करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। अगर आपको कार्बोकैटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होने से क्या मतलब है, उसका ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पड़ेगा। कार्बोकैटाइन और फ्री रेडिकल जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा डाइल्यूट होगा स्ट्रक्चर में, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा है तो ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डाइल्यूट होगा और फ्री रेडिकल डाइल्यूट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जिस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा होगा वो उस मॉलिक्यूल में कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। कैसे? इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें आप देखिए कार्बोकैटायन बनाया गया है। अब कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे जिसमें अल्फा एच ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। देखिए इसमें 9 अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच है, इसमें 0 अल्फा एच है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये। फिर आप इसमें देखिए, अभी मैंने आपको बोला था, देखिए कार्बोकैटायन के बगल में है CH3 CD3 CT3। मैंने आपको बोला था कि CH3 का H इफेक्ट CD3 से CT3 से ज़्यादा होता है, बोला था। I इफेक्ट इसका उल्टा होगा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ये होगा। क्योंकि आपको पता है मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा रूल फॉलो करेंगे? पहले मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट देखेंगे, फिर आई इफेक्ट देखेंगे। आया समझ में? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पॉजिटिव चार्ज है CH3 CD3 CT3। अब ध्यान से सुनिए आप, इसमें एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा एच है ही नहीं, तो मीजोमेरिक इफेक्ट तो काम ही नहीं आएगा। मीजोमेरिक इफेक्ट तो हम बात ही नहीं करते। अल्फा कार्बन पे एच ही नहीं है, अल्फा एच ही नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करेंगे। बच गया इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट CT3 का ज़्यादा होता है, CD3 से, फिर CH3 से, तो ऑर्डर ये बनेगा। आई इफेक्ट यहाँ लगाएंगे। आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए कार्बोकैटायन के एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा एच देखिए, इसमें 3 3 6 3 9, इसमें 9 अल्फा एच है, 9 अल्फा एच है, इसमें अल्फा एच है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि कार्बोकैटायन के एडजेसेंट वाले कार्बन पे देखना है अल्फा एच। देखिए ये है एडजेसेंट कार्बन, इस पे तो अल्फा एच है ही नहीं, इस पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें 9 अल्फा एच और इसमें 3 अल्फा एच है, तो इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया है कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन दिया है, तो आप सोचिए M लगाएंगे, H लगाएंगे या I लगाएंगे? पहले M सोचिए, मीजोमेरिक इफेक्ट तो काम ही नहीं करेगा। फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाँ साहब कार्बोएनाइन में H इफेक्ट काम ही नहीं करता, तो हम बच गया क्या? सिर्फ I इफेक्ट। अब I इफेक्ट की बात करते हैं तो I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? प्लस I इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है CT3 का, फिर CD3 का, फिर CH3 का। प्लस I इफेक्ट में आपने पढ़ा था ना कि CT3 का प्लस I इफेक्ट ज़्यादा होता है CD3 का, फिर CH3 का। अब प्लस I इफेक्ट कार्बोएनाइन को तो उसके स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी ये हो जाएगा CH3 का ज़्यादा, फिर CD3 का, फिर CT3 का। डन। अब हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर का जो एप्लीकेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन का जो एप्लीकेशन है, उसका दूसरा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन के स्टेबिलिटी को भी आप ऐसे देखिएगा, जितना अल्फा एच ज़्यादा उतना ज़्यादा एल्कीन का स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन देखिए, ये आपको एक मॉलिक्यूल है, इसमें C डबल बॉन्ड C पे 4 मिथाइल ग्रुप है, इसमें 2 मिथाइल 3 मिथाइल 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 मिथाइल 2 हाइड्रोजन, इसमें C डबल बॉन्ड C के बाद 1 मिथाइल, यहाँ पे 0। पहले तो आप चेक करिए कि यहाँ देखिए 12 अल्फा एच है, एडजेसेंट कार्बन पे अल्फा एच गिनना है, या 9 अल्फा एच है, यहाँ 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है, यहाँ 3 अल्फा एच है, यहाँ 0 अल्फा एच है। तो पहले आप देखिए 12 अल्फा एच है, नंबर ऑफ अल्फा एच ज़्यादा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज़्यादा, तो 12 अल्फा एच का इसका ज़्यादा, फिर 9 से इसका ज़्यादा, फिर देखिए 6 अल्फा एच 6 अल्फा एच 6 अल्फा एच। इस पर अभी आप रुक जाइए, पहले आप इस पर देखिए 3 अल्फा एच 0 अल्फा एच, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका। अब हम बात करते हैं 3 मॉलिक्यूल में। एक तो है आइसोब्यूटाइलिन, स्ट्रक्चर सीखिए, स्ट्रक्चर भी दे सकता है। आइसोब्यूटाइलिन, इस कार्बन पे 2 मिथाइल, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इसको बुलाते हैं आइसोब्यूटाइलिन। एक है आपके पास ट्रांस टू ब्यूटाइलिन, क्योंकि मिथाइल जो है वो अपोजिट साइड पे, इसलिए ट्रांस टू ब्यूटीन। और एक है सिस टू ब्यूटीन, स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, दोनों सेम साइड तो सिस, दोनों अपोजिट साइड तो ट्रांस, तो ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन।
अब इसमें कैसे चेक करेंगे कि किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसमें एल्कीन का स्टेबिलिटी ज़्यादा। एक तो पहले आप याद कर लीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पूछे और आइसोब्यूटाइलिन, ट्रांस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन लिख के दे दे तो आइसोब्यूटाइलिन का ट्रांस से और सिस से ज़्यादा है। इसको याद करने का तरीका भी है, इसको याद रखते हैं आईटीसी से। तो आइसोब्यूटाइलिन का ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, फिर ट्रांस टू ब्यूटीन का, फिर सिस टू ब्यूटीन का। तो इसको आईटीसी से याद रखते हैं, तो आपको याद रखिएगा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं हीट ऑफ कंबस्शन के बेसिस पे। हीट ऑफ कंबस्शन आपको पता है एक एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना है, बॉम्ब कैलोरीमेट्री में हम यूज करते हैं। तो आइसोब्यूटाइलिन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है क्योंकि इसका हीट ऑफ कंबस्शन कम होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, इसमें आप जब हाइपर कॉन्जुगेशन बनाइएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो डायरेक्शन है वो इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड होगा, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि आइसोब्यूटाइलिन का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ट्रांस टू ब्यूटीन से, फिर सिस टू ब्यूटीन से। हमने आपको बता ही दिया ट्रिक, आईटीसी से याद रखना है। आईटीसी आपको पता है एक ब्रांड है जो सिगरेट बनाती है, दैट्स इट। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पूछा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो यहाँ अल्फा एच काउंट करिए, 3 3 6 6 4 10, यहाँ 2 यहाँ 2, इसमें देखिए 2 2 और यहाँ पे कितने हैं 2 3 5 और 1 6, 2 3 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ होगा 6 अल्फा एच, यहाँ होगा 3 अल्फा एच, तो जितना ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। फिर इसमें देखिए, इसमें इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस आपको लगाना है MHI इफेक्ट, माही इफेक्ट। पहले रेजोनेंस देखेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा। फिर आप इस मॉलिक्यूल में देखिए, इसमें आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल में देखिए डबल सिंगल डबल यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और यहाँ पे क्यूमुलेटेड डाइन दिया है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। और आपके पास है आइसोलेटेड डाइन, देखिए डबल बॉन्ड दूर है तो इसको बुलाते हैं आइसोलेटेड डाइन। तो पहले आप देखिए आइसोलेटेड डाइन का स्टेबिलिटी, क्यूमुलेटेड डाइन का और कॉन्जुगेटेड स्टेबिलिटी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ तो रेजोनेंस है तो सबसे ज़्यादा इसका स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा A का। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन होने के कारण B का स्टेबिलिटी सबसे कम, तो उससे ज़्यादा होगा C का, आइसोलेटेड डाइन का। समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट क्या होता है बेंजीन रिंग पे। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट सिमिलर इफेक्ट होता है जैसे मेसोमेरिक इफेक्ट होता है बेंजीन पे। कैसे, देखिए बेंजीन पे हमने CH3 लगाया है, बेंजीन पे CH3 लगाया है, तो आप देखिए यहाँ पे जो CH बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये इधर टूटेगा और ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो देखिए ये आपके पास H प्लस यहाँ बना और ये बॉन्ड यहाँ आया, तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आया। तो अब देखिए क्या अगर CH3 ग्रुप अटैच्ड है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट प्लस M इफेक्ट जैसा है, क्योंकि प्लस M इफेक्ट भी ऑर्थो पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी को बढ़ाता था। सिमिलरली ये भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो लाइक प्लस M इफेक्ट प्लस H इफेक्ट ग्रुप इज ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन हम हमेशा प्लस M को ज़्यादा डोमिनेट मानेंगे प्लस H से, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर, पहले हम M मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये प्लस H इफेक्ट की बात होते हैं। तो प्लस H इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो अगर CH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो प्लस M इफेक्ट की तरह काम करेगा और बेंजीन पे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो उसको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन अगर माइनस H इफेक्ट है, कार्बन पे देखिए 3 क्लोरीन, तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज,
अब इस पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो आया है इसको कंपनसेट करने के लिए ये बॉन्ड टूट करके यहाँ जाएगा। तो देखिए बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्या -H इफेक्ट -M की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो लाइक -M इफेक्ट, तो -H इफेक्ट ग्रुप इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन ऑर्डर हमेशा -M से -H फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इस नोट को देखिए आप। जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये हम बात कर ही चुके हैं माही से कि हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है। जनरली बात यूज किए हैं, अब इसका एक्सेप्शन भी देखेंगे लेकिन बाद में। बट लेस डोमिनेंट देन मीजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का इंडक्टिव इफेक्ट से तो ज़्यादा होता है पर मीजोमेरिक और रेजोनेंस से कम होता है। समझ में आया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि M इफेक्ट के जैसा ही हाइपर कॉन्जुगेशन का मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे M इफेक्ट का बेंजीन के मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता था। जो भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप करवाना होता था ऑर्थो और पैरा पे करवाते थे। सिमिलरली हाइपर कॉन्जुगेशन का मेटा पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज़्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस पास हो गया, और आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट एट ऑर्थो पोजिशन इज मोर देन मेटा इज मोर देन पैरा। और ऑर्थो और पैरा पे जो M इफेक्ट सेम होता था उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सेम होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग इज मैक्सिमम। आपसे पूछा है कि किस कंपाउंड में रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। आपको पता है अभी हम पढ़ के आए हैं +H इफेक्ट ज़्यादा तो वो +M इफेक्ट की तरह काम करेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। और +H इफेक्ट कब ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा H। तो देखिए यहाँ पे 3 अल्फा H, यहाँ 2 अल्फा H, यहाँ 1 अल्फा H, यहाँ 0 अल्फा H। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी कि रिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन करेगा? जिसमें ज़्यादा अल्फा H होगा। सो सिंपल। अब हम बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जिसको हम HOH से डिनोट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। पहली बात तो ये एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है। एक्सपेरिमेंट करके पता करते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। अब साहब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, 1 मोल हमने इसका लिया है। अगर आप 1 मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, तो 1 मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो इस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व होगा उसी हीट को बुलाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। नहीं आया समझ में? फिर से सुन लीजिए। क्या कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का डेफिनेशन कि 1 मोल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम and the amount of heat released, heat evolved in this process is known as heat of hydrogenation। तो देखिए 1 मोल हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिए, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाए, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम में, तो देखिए पाई बॉन्ड टूट करके सिग्मा बॉन्ड में बन रहा है, यानी लेस स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो हीट रिलीज होगा, जितना हीट रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसी हीट को बुलाते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। डेफिनेशन पढ़िए। Amount of heat evolved during complete hydrogenation of 1 mole unsaturated hydrocarbon in the presence of metal catalyst, इसको बुलाते हैं heat of hydrogenation। अब ध्यान से सुनिए। Generally heat of hydrogenation is directly proportional to number of pi bond, यानी कि एक मॉलिक्यूल में जनरली जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। क्योंकि पाई बॉन्ड ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो जब आप उसको तोड़िएगा तो जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो और ज़्यादा हीट रिलीज होगा, तो HOH उतना ज़्यादा होगा। एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ करके जनरली जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया तब आप ध्यान से सुनिए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। साहब आप इसको देखिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। इट मेक सेंस, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या था, जब वीक बॉन्ड होता था, वीक से स्ट्रॉन्ग जाते थे, स्टेबिलिटी अनस्टेबल से स्टेबल जाते थे, तो एनर्जी रिलीज होता था, और वही जो एनर्जी रिलीज होता था उसी को HOH बुलाते थे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन अगर पहले ही स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो तो पहले ही स्टेबल है, तो बाद में तो क्या स्टेबल होगा, इसलिए वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है इससे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता तो इसको तोड़ने के लिए आपको पहले ही ज़्यादा एनर्जी लगता, जो एनर्जी रिलीज होना था वो तो अब और कम होगा, और एनर्जी रिलीज को ही तो HOH बुलाते हैं, तो जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका HOH कम। तो ये कब लगाएंगे, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाए। अब क्वेश्चन देखिए, जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले आप पाई बॉन्ड लगाइए, इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। इसमें देखिए, इसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। इस मॉलिक्यूल में देखिए, इसमें देखिए आपके पास क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, पाई बॉन्ड देखिए सेम हो गया, रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और अभी हम पढ़ के आए हैं HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है तो इसका HOH कम होगा, तो ऑर्डर ये बनेगा। सिमिलरली आप इसमें देखिए, ट्रांस में, सिस में और इसमें, तो ध्यान से देखिए, इसमें अल्फा H पहले आप काउंट करिए, इसमें 6 अल्फा H, इसमें भी 6 अल्फा H, इसमें 2 अल्फा H। अब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पहले तो इन दोनों का स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, क्योंकि इसमें 6 अल्फा H है, इसमें 2 अल्फा H। देखिए पाई बॉन्ड सब में सेम है। अब ट्रांस का स्टेबिलिटी आपको पता है सिस से ज़्यादा होता है, यानी स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, A का, फिर B का, फिर C का। और अगर पाई बॉन्ड सेम हो गया, जितना ज़्यादा स्टेबल उतना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में मिलेगा, C में, फिर B में, फिर A में। सो सिंपल। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें सब में पाई बॉन्ड सेम है, पाई बॉन्ड सेम है तो अल्फा H काउंट करिए, इसमें 10, इसमें 6, इसमें 4, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, और स्टेबिलिटी का उल्टा होता है HOH, तो HOH का ऑर्डर CB है। डन।